हेलो गाइस, सी अंकुर गोयल दिस साइड। और आज हम एल एल पी एक्ट 2008 करने जा रहे हैं यार। एल एल पी एक्ट 2008 जो है ये हमारे सी ए इंटर के अंदर चैप्टर नंबर 12 के तौर पे दिया हुआ है। और इस चैप्टर के अंदर बेटा हमें सबसे पहला पेज देखना है 12.2। 12.2 पे बता रखा है यार, ये एक्ट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस लेकर आई थी और इसको ये 9 जनवरी 2007 को लेकर आई थी। उसके बाद ये पार्लियामेंट में पास हुआ और 12 दिसंबर 2008 को ये पार्लियामेंट से पास हुआ, लोकसभा राज्यसभा। उसके बाद इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एसेंट मिली 7 जनवरी 2009 और ये कहलाया बेटा एल एल पी एक्ट 2008। इसमें 81 सेक्शंस हैं और इसके अंदर 4 शेड्यूल है। हालांकि सेक्शन नंबर 81 जो है वो डिलीट हो चुका है, तो इसलिए इफेक्टिवली इसमें 80 सेक्शन ही बचे हैं और 4 शेड्यूल है इसके अंदर। और एल एल पी एक्ट का मेन पर्पज है इंडिया में फैसिलिटेट करना, इंडिया में लेकर आना एल एल पी फॉर्मेट को, क्योंकि इंडिया में एल एल पी एक्ट 2008 से पहले एल एल पी फॉर्मेट नहीं हुआ करता था। एल एल पी एक्ट के अंदर जो 4 शेड्यूल है उसमें फर्स्ट शेड्यूल बेटा पार्टनर्स और एल एल पी के बीच में और बिटवीन द पार्टनर्स यानी पार्टनर्स के साथ एक दूसरे के साथ जो इनके राइट्स एंड लाइबिलिटीज होते हैं, ड्यूटीज होते हैं, उनको प्रिस्क्राइब करता है। तो जो आपका फर्स्ट शेड्यूल है वो प्रिस्क्राइब करता है म्यूचुअल राइट्स एंड म्यूचुअल ड्यूटीज बिटवीन द पार्टनर्स एंड आल्सो द राइट्स एंड ड्यूटीज बिटवीन द पार्टनर्स एंड द एल एल पी। उसके बाद बेटा जो आपका शेड्यूल नंबर 2 है वो आपका कन्वर्जन फैसिलिटेट कराता है अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म एल एल पी में कन्वर्ट होना चाहती है। शेड्यूल नंबर 3 बेटा रूल रेगुलेशन और फैसिलिटेट करता है कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू एल एल पी। और शेड्यूल नंबर 4 अलाउ करता है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को, ना कि लिस्टेड कंपनी को, यानी सिर्फ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ही कन्वर्ट हो सकती है एल एल पी फॉर्मेट में, लिस्टेड कंपनी कन्वर्ट नहीं हो सकती। चलिए बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर और आरओसी बेटा यही संभालते हैं एलएलपी एक्ट को और अलग से कोई रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी नहीं होता है। एमसी की साइट ही इसकी साइट रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो एलएलपी एक्ट 2008 के लिए रूल्स बना सकती है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन इस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, ये एक्सप्रेसली इन्होंने नोटिफाई किया हुआ है जगह जगह। एल एल पी एक्ट 2008 को रिसेंटली अमेंडमेंट देखने को मिली थी उसके अंदर और एल एल पी एक्ट को हमने अमेंड किया था थ्रू एल एल पी अमेंडमेंट एक्ट 2021। और उसके बाद बेटा न्यू फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप है एल एल पी और एक ऑल्टरनेट बॉडी कॉरपोरेट व्हीकल है, ऑल्टरनेट कॉरपोरेट बिजनेस व्हीकल है। ये ऑल्टरनेट इसलिए है क्योंकि कंपनी के अलावा एक और फॉर्मेट हो गया ऑल्टरनेटिव कॉरपोरेट, यानी कि बॉडी कॉरपोरेट है। ये भी बिजनेस व्हीकल का मतलब इसे सिर्फ बिजनेस कर सकते हैं, इसे चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं कर सकते। कंपनी फॉर्मेट में सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू हम चैरिटेबल एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, इसमें यार हम चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं कर सकते। एलएलपी का फॉर्मेट सिर्फ बिजनेस के लिए होता है। एलएलपी फॉर्मेट बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है। यस सर, क्यों अच्छा फॉर्मेट है? अरे यार इसके अंदर ना पार्टनरशिप फर्म की खूबियां भी है और कंपनी की खूबियां भी है। कंपनी वाली सारी फीचर्स मिल जाएगी एलएलपी में। कौन कौन सी फीचर्स सर? सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, स्यूइंग कैपेसिटी, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, सेपरेट प्रॉपर्टी इन इट्स ऑन नेम। ये जितनी भी बॉडी कॉर्पोरेट वाली फीचर होती है ना, वो सारी की सारी जो कंपनी में होती है वो सारी एलएलपी में भी मिल जाएगी। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स मिल जाएगा, कॉमन सी लेना चाहे तो ले सकती है एलएलपी कंपनीज की तरह। और सर फ़ायदा क्या है कंपनी के मुकाबले? कंपनी में कंप्लायंस ज़्यादा है, एलएलपी में कंप्लायंस कम है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है। फ्लेक्सिबिलिटी यार कंपनी में तो नहीं होती, कंपनी तो बहुत रिजिड फॉर्मेट है, ये उसके मुकाबले फ्लेक्सिबल है और कंप्लायंस भी कम है इसके अंदर। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि आप मेमोरेंडम और आर्टिकल जब कंपनी लॉ में बनाते हैं तो वो एज पर स्टैच्यू बनाना पड़ता है। सेक्शन 6 ऑफ कंपनी एक्ट बोलता है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल ओवरराइड नहीं कर सकता कंपनी एक्ट को, जबकि एलएलपी एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है यार, इसको आप अपने हिसाब से बना लो। और एलएलपी एग्रीमेंट अगर आपने बना रखा है ना तो एलएलपी एक्ट का फर्स्ट शेड्यूल अप्लाई नहीं होगा आपके ऊपर, मतलब एलएलपी एक्ट के बहुत सारे प्रोविजन साइलेंट हो जाएंगे, तो आप अपना बिजनेस अपने हिसाब से चला सकते हो, अपने खुद के रूल के हिसाब से। किसको सूट करता है? इन्होंने बोला है यार ये बहुत ज़्यादा सूट करता है प्रोफेशनल्स को, क्योंकि प्रोफेशनल्स जो होते हैं ना सीए में, ये लोग कंपनी नहीं बनाते होते क्योंकि ऑडिट करते हैं ना, तो ऑडिट के नॉर्म्स की वजह से इनको बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्मेट में सिर्फ एलएलपी ही अलाउड रहती है, इनको बहुत ज़्यादा सूट करता है। एलएलपी फॉर्मेट वैसे भी हर सर्विस प्रोवाइडर को, हर साइंटिफिक डिसिप्लिन में काम करने वाले को, टेक्निकल वर्क करने वाले को और जो भी वेंचर कैपिटल स्टार्टअप्स है, स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको बहुत सूट करेगा यार, क्योंकि इसमें कंपनी वाली सारी फीचर तो मिल रही है ना, और वो भी बहुत ही कम कंप्लायंस पर और विद फ्लैक्सिबिलिटी। ओके, तो बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है। यस सर।
तो लास्ट लाइन है इस पेज की 12.3 की, ओइंग टू द फ्लेक्सिबिलिटी इन इट्स स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है बेटा स्ट्रक्चरिंग में और ऑपरेशन में, एलएलपी इज अ सुटेबल व्हीकल फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज एंड फॉर इन्वेस्टमेंट बाय द वेंचर कैपिटलिस्ट। चलिए जी, तो एलएलपी एक बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है जो एंटरप्रेन्योर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर और प्रोफेशनल किसी भी साइज के बिजनेस को कर रहे हो, प्रोफेशनल किसी भी टाइप का मतलब प्रोफेशन कर रहे हो, उनको सूट करता है और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए बहुत अच्छा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है जो कि हाइब्रिड फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है। हाइब्रिड इसलिए क्योंकि इसमें पार्टनरशिप फर्म की फीचर्स भी है और इसमें कंपनी फीचर्स भी है, और ये कंपनी लॉ की सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट को यूज करता है और पार्टनरशिप फर्म के पार्टनरशिप डीड जैसे फ्लेक्सिबल कंसेप्ट को यूज करता है। यानी एलएलपी एक्ट आपके ऊपर ज़्यादा नहीं लगेगा अगर आप अपना एलएलपी एग्रीमेंट अच्छे से बना लोगे तो। ओके, उसके बाद डेफिनेशन शुरू हो जाती है। सबसे पहले एड्रेस, पार्टनर का एड्रेस। पार्टनर दो टाइप के हो सकते हैं, इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट। अगर एलएलपी में जो पार्टनर है वो इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के एड्रेस से हम समझते हैं उसका यूजुअल रेजिडेंशियल एड्रेस, और अगर एलएलपी में जो पार्टनर वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसके एड्रेस से हम समझते हैं उसका रजिस्टर्ड एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस। यस, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन जो है उसमें लिखा हुआ है यार कि बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड करती है चार चीज़ें। एक तो इंडियन एलएलपी, इंडियन कंपनी, फॉरेन एलएलपी, फॉरेन कंपनी। यानी कि कोई भी एलएलपी हो बेटा जिसका रजिस्ट्रेशन भारत में हुआ हो या जिसका रजिस्ट्रेशन भारत से बाहर हुआ हो, कोई भी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन भारत में हुआ हो इधर अंडर कंपनी एक्ट 2013 और द प्रीवियस कंपनी लॉ, या फिर जिसका रजिस्ट्रेशन भारत से बाहर हुआ हो। और अगर मैं सही बोलूँ तो इसमें सिर्फ वही फॉरेन एलएलपी और वही फॉरेन कंपनीज नहीं आएगी जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस भारत में हो, इसमें वो भी आ जाएगी जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस भारत में ना हो, क्योंकि इन्होंने फॉरेन एलएलपी वर्ड यूज नहीं किया, इन्होंने कहा है एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। एंड ऐसे ही कंपनी में ये नहीं बोला कि कंपनी विच इज अ फॉरेन कंपनी, इसने बोला है कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, तो फिर उसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इन्होंने सॉरी फॉरेन एलएलपी जो चाहे भारत में बिजनेस कर रही हो ना कर रही हो सबको कवर कर लिया। इसमें दो एक्सक्लूजन इन्होंने दिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानते एज पर द एलएलपी एक्ट, और एक हम सोल कॉर्पोरेशन होता है। सोल कॉर्पोरेशन का मतलब होता है यार प्रेसिडेंट का ऑफिस, गवर्नर का ऑफिस, इन लोगों को भी हम नहीं मानते। जो कॉर्पोरेशन सोल है यानी कि प्रेसिडेंट या गवर्नर का ऑफिस, ये भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाता, और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो गांव में काम करती है लाइक अमूल वगैरह, इनको भी आप बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करते। उसके अलावा एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जिसको भी गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट करना चाहे थ्रू नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं रहेगी। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी इंडियन कंपनी को, यानी कि जो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में रजिस्टर्ड होती है अंडर कंपनी एक्ट 2013 और द प्रीवियस कंपनी लॉ, उनको कभी भी एग्जेम्प्ट नहीं कर सकती और इंडियन एलएलपी को भी एग्जेम्प्ट नहीं कर सकती, वो बॉडी कॉर्पोरेट पक्का रहेगी। तो चार चीज़ें बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, और ऐसे ही एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। और दो चीज़ें नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी और सोल कॉर्पोरेशन, किसको कभी भी भारत सरकार एग्जेम्प्ट नहीं कर सकती इस डेफिनेशन से, इंडियन एलएलपी एंड इंडियन कंपनी। ओके, बिजनेस में यार इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इसमें हर प्रकार का ट्रेड, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन आ जाएगा यार, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ बिजनेसेज को इसमें से एक्सक्लूड कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ऐसा कर देगी तो जो एक्सक्लूजन में डाल देगी सेंट्रल गवर्नमेंट बिजनेसेज, वो फिर एलएलपी फॉर्मेट में नहीं आ पाएंगे। ओके, चलो जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट का मीनिंग वही यार सेम कंपनी लॉ वाला है, विच इज डिफाइंड इन सेक्शन 2(1)(b), सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी ऑफ द आईसीआई एक्ट 1949, एंड जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो अंडर 6 सेक्शन एंड सबसेक्शन 1 ऑफ दैट एक्ट। चलो बेटा, डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए सेक्शन 7 इन्होंने दिया है। डेजिग्नेटेड पार्टनर वो होता है जिसको डेजिग्नेट करती है एलएलपी कि ये हमारा लीगल कंप्लायंस संभालेगा, और डीपी जो होते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो होते हैं, वो एलएलपी जरूर बताती है कि ये होते हैं, नहीं बताएगी तो जितने भी पार्टनर्स होते हैं सबको डीपी मान लिया जाता है, और डीपी पे लाइबिलिटीज बहुत आती है, और कंप्लायंस ना करने की जिम्मेदारी जो होती है ना, उसमें जब लाइबिलिटी राइज होती है तो पर डीपी लाइबिलिटी होती है। मान लो 2 डीपी है तो 2 गुना फाइन हो गया, 4 डीपी है तो 4 टाइम फाइन लेगी गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि 4 डीपी है तो फाइन को 4 हिस्सों में बांट के ले लेगी, नहीं, 4 टाइम्स लेगी बेटा। ओहो, तो डीपी आप बता देना कौन कौन है ताकि कम से कम लोगों पर फाइन लगे अगर नॉन कंप्लायंस हो जाए तो। और डीपी की मेन जिम्मेदारी मैनेजमेंट के अलावा जो आपका एलएलपी है उसका सारा कंप्लायंस देखना है, क्योंकि मैनेजमेंट तो सारे पार्टनर कर लेते हैं, यहाँ पर सारे पार्टनर्स को डेली आना अलाउड होता है नॉर्मली।
चलिए एंटिटी वर्ड जो है उसमें यार बॉडी कॉर्पोरेट तो ऑब्वियसली आएगी, उसमें पार्टनरशिप फर्म भी आ जाएगी कुछ सेक्शंस के लिए, लाइक सेक्शन 18, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53। अगर मैं ध्यान से देखूं तो सेक्शन 18 में पार्टनरशिप का अगर इन्होंने यूज किया हुआ है वर्ड तो वो यूज हो जाएगा एंटिटी वर्ड में, और सेक्शन 18 के अंदर एंटिटी जो वर्ड यूज होएगा उसमें पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड हो जाएगी। इसके अलावा 46 से लेकर 53 तक सारे सेक्शन है, बस 51 नहीं है ना। हाँ, बस 51 नहीं है, 46 से 53 सारे हैं। तो डेफिनेशन होगी एंटिटी मीन्स बॉडी कॉर्पोरेट, और इसमें इंक्लूड है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 18। देन 46 से लेकर 53 तक सारे लिखने हैं आपको, बस 51 नहीं लिखना। अब पार्टनरशिप फॉर्म सेटअप अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फाइनेंशियल ईयर यार वैसे तो कंपनी जो और एलएलपी सबका एक यूनिफॉर्म ही चलता है, इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल से 31 मार्च लागू करता है, तो यही इन्होंने अडॉप्ट कर रखा है। तो एलएलपी एक्ट 2008 कहता है यार फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होना चाहिए 1 अप्रैल से और एंड होना चाहिए 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। ओके, लेकिन अगर आपकी एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन अभी अभी हुआ है यानी कि फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बातें चल रही है, तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर बेटा आपका जरूरी नहीं 12 महीने का, वो कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर बेटा नॉर्मली एंड होता है ऑन द 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर, लेकिन अगर आपका इनकॉर्पोरेशन बेटा 30 सितंबर के बाद हुआ है तो आपको एक चॉइस मिलेगी कि या तो आप नेक्स्ट कैलेंडर ईयर को एंड कर लीजिए या नेक्स्ट से नेक्स्ट कैलेंडर ईयर को एंड कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आपका इनकॉर्पोरेशन 30 सितंबर के बाद हुआ है तो आप अपना फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट कैलेंडर ईयर को भी एंड कर सकते हैं जो 6 महीने से कम का ही बनेगा, या नेक्स्ट से नेक्स्ट भी कर सकते हैं जो 18 महीने तक भी जा सकता है। ओके, फॉर एन एलएलपी इट मीन्स एन एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। एलएलपी का मतलब है यार इंडियन एलएलपी, कुछ नहीं बताया तो इंडियन एलएलपी। एलएलपी का मतलब क्या है? विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। ओके, विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। एलएलपी एग्रीमेंट यार बहुत ही अच्छा एग्रीमेंट होता है, इससे पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज डिसाइड होते हैं और इससे पार्टनर और एलएलपी का रिलेशन भी डिसाइड होता है। अगर आप नहीं बनाएंगे तो फर्स्ट शेड्यूल के प्रोविजन लग जाएंगे। और एलएलपी एक्ट वैसे बनाना, एलएलपी एग्रीमेंट बनाना वैसे जरूरी होता है और इसको सीआई मिलने के 30 दिन में फाइल भी करना होता है। लेकिन इन केस आपको लगता है यार एलएलपी एग्रीमेंट हम नहीं बना पाए और एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर हमने बना तो लिया, कुछ प्रोविजन मिसिंग है हमारे, तो फर्स्ट शेड्यूल आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। वैसे ध्यान रखना एलएलपी एग्रीमेंट बनाना महा मैंडेटरी है। एलएलपी एग्रीमेंट में कोई भी प्रोविजन साइलेंट है, कोई भी प्रोविजन आप डालना भूल गए तो फर्स्ट शेड्यूल के प्रोविजन मुटाटिस आप पे लग जाएंगे, एज इट इज आप पे लग जाएंगे विद द नेसेसरी मॉडिफिकेशन। नेम जो होता है बेटा वो पार्टनर के रिगार्डिंग हमें बताना है, तो पूछ रहे हैं या कि नाम बताओ, नाम क्या होता है, पार्टनर के हिसाब से पूछ रहे हैं। तो अगर पार्टनर यार इंडिविजुअल हुआ तो उसका नेम जब आपको लिखना है कहीं पर भी तो नेम पूरा लिखना है उसका, यानी उसका फोन नेम, पहला नाम, उसका मिडिल नेम और उसका सरनेम। और अगर पार्टनर इंडिविजुअल नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो उसका रजिस्टर्ड नेम आपको लिखना है। पार्टनर कौन होता है? पार्टनर वो होता है जो कि पार्टनर बनने के लिए तैयार हो और जो एलएलपी एग्रीमेंट को फॉलो करता हुआ पार्टनर बने, जिसका एडमिशन कराया जाए पार्टनरशिप में, एलएलपी में, और उसके लिए एलएलपी एग्रीमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करना होगा। वैसे सेक्शन 22 कहता है पार्टनर बनने के लिए इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को भी सब्सक्राइब किया जा सकता है। तो